जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपके बीच नेक्स्ट सेशन में लेके आए हैं उष्मा, जो कि इससे पहले जो भी वीडियो डाले हैं, जो भी साथियों नहीं देखे हैं, आप जाकर जरूर देखें। किसी भी एग्जाम को देने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। कम समय में ज़्यादा, मतलब ये सप्ताह में आपका फिजिक्स 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद बायोलॉजी शुरू करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी बिहार का किसी भी एग्जाम दे दीजिएगा तो 8 से 10 क्वेश्चन आ जाता है। चाहे बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो, चाहे किसी भी एग्जाम में कन्फर्म है कि 8 से 10 क्वेश्चन होता है। आज का चैप्टर उष्मा है, जो कि बहुत अच्छे तरीका से जानेंगे उष्मा क्या है, कैसे क्या क्या सूत्र है, जहाँ ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। चलिए बताइए आप सब, उष्मा का सही मात्रक क्या होता है? जूल। उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी। उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या है? कैलोरी। ये बताइए कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.186 जूल। और किलो बोलेगा तो किलो बोलेगा तो क्या होगा? 4186। ठीक है, 4186। चलिए बताइए कि उष्मा एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। उष्मा एक प्रकार का क्या? ऊर्जा है, जो कि अणुओं की किससे उत्पन्न होता है? गतिज ऊर्जा। अब बोलेगा उष्मा का प्रवाह किससे होता है? तो ताप के अंतर करके, ताप में अंतर करेंगे तो क्या होगा? उष्मा का प्रवाह। उष्मा का सही मतलब क्या होता है? जूल। जबकि ताप का सही मतलब क्या होता है? केल्विन। उष्मा और ताप दोनों अलग है। उष्मा का सही मतलब क्या बताए? जूल। और ताप का क्या बताए? केल्विन बताए। उस केल्विन। उष्मा का सीजीएस मात्रक होगा कैलोरी। उष्मा के बढ़ने से ताप क्या होगा? बढ़ता है। उष्मा के बढ़ने से ताप। तो तीनों में संबंध पूछता है, आपको याद बताते हैं। देखिए C/5 K - 273/5 A - 32/9 और R/4 होता है। एगो नया ही जोड़ा है, रैकिन जोड़ा है। ठीक है, तो रैकिन में आपका आ जाएगा RA - 492 और 672 - 492 हो जाएगा। तो ये कभी आया नहीं है, बाई चांस आ सकता है। तो मेन ये तीनों ज्यादा आता है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो C/5 बराबर K - 273/5 F - 32/9। आपको बनाना कैसे है? जैसे आपको दे देगा कि सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, और केल्विन में बदले तो C/ क्या बताए? 5 बराबर K - 273/5। 5 कट जाएगा, 273 जुड़ जाएगा, तो 20 + 273 कितना हो जाएगा? 293 है। केल्विन का मान क्या होगा? 293। तो समझिए कि शॉर्ट में ही समझिए, इसका दोनों का संबंध इतना याद रखिए। केल्विन का मान जैसे पूछेगा ना, ठीक है, तो 273 में जोड़ दीजिएगा जो भी सेल्सियस होगा। सिर्फ 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस होगा और 273 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 310 होगा ना। जैसे दो बोलेगा कि जो है ना, मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब समझ लीजिए केल्विन में निकालेंगे तो क्या होगा? जोड़ देंगे और सेल्सियस में घटा देंगे, माइनस कर लीजिए। जल का हिमांक कितना बिंदु है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सब में याद करना जरूरी नहीं है, इसी से पता चल जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस निकालेंगे तो केल्विन निकलेगा, केल्विन कहीं से संबंध कर लेंगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट। अभी देखिए इसी ने सेल्सियस केल्विन का संबंध है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट का भी संबंध है। ठीक है, फ़ारेनहाइट केल्विन का बराबर, मतलब सब में बराबर लगेगा। सेल्सियस को रोमर में भी कनेक्ट कर सकते हैं, समझ गए ना। तो जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है, 273 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ज्यादा देता है कि जल का हिमांक फ़ारेनहाइट में कितना? 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक 0 सेल्सियस और क्वथनांक बोलेगा तो 100। उष्मा उत्पन्न होता, अभी तुरंत बताते पहला क्वेश्चन यही, उष्मा किससे उत्पन्न होगा? अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होगा। उष्मा का प्रवाह होगा ताप में अंतर कर करके, लेकिन उष्मा उत्पन्न होगा किससे? अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। तो ये इसमें दिया है पहला न्यूमेरिकल, एगो बता देते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। तो 60 डिग्री सेल्सियस को किस में बदले?
तो C/5, C का मान दिया है, K माइनस 273/5, 5 कट जाएगा, 273 जुटेगा, तो 273 में 7 जुटेगा, कितना हुआ 333। केल्विन सेल्सियस वाला काम कंप्लीट हो गया। ये बोलेगा परम शून्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 0.16 और केल्विन में बोलेगा 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। 0.1 से उच्च लगभग हो जाता है। परम शून्य तापमान सेल्सियस में बोलेगा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, या 0.16 लग जाता है। 273.16 0.1 है, 273.16। संसार का सबसे न्यूनतम तापमान कितना केल्विन है? केल्विन 0 केल्विन, और माइनस 273 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 केल्विन माइनस से लिए। और गैस का आयतन शून्य गिरेगी कितना पर? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। देखिए 3 चीज बोलेगा तो एक ही आंसर होगा। संसार का न्यूनतम तापमान, गैस का आयतन शून्य घेरेगी, और परम शून्य तापमान, सब कितना है? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ये बर्फ जो जमता है कितना डिग्री सेल्सियस से? 0 डिग्री सेल्सियस। और वाष्प कहां से बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का त्रिक बिंदु कितना केल्विन है? 0.0 सेल्सियस ना है, या केल्विन में बोलेगा 273.16 केल्विन। त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट बोलेगा तो क्या होगा? 273.16 केल्विन, जिसे जल की तीनों अवस्था अर्थात ठोस, द्रव, गैस अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में बोलेगा तो 37। तापमापी का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो। तापमापी का निर्माण गैलीलियो। गैलीलियो किस देश का था? इटली। गैलीलियो किस देश का था? इटली। देखिए द्रव तापमापी प्राय किसका प्रयोग करते हैं? किस तत्व का? पारा का। ठीक है, पारा या एल्कोहल का। द्रव तापमापी का प्रयोग पारा या एल्कोहल। डॉक्टरी तापमापी, क्लिनिकल थर्मामीटर, इसका निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? फ़ारेनहाइट। डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट, जिसका ताप काफी कम होता है, कितना से कितना के बीच होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर का 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस, अथवा फ़ारेनहाइट में बोलेगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110, मतलब इसके बीच ही काम करेगा। इसे ज्वर मापते हैं, मतलब फीवर, इसलिए इसे ज्वर मापी या डॉक्टरी तापमापी बोलते हैं। कितना से कितना बताए फ़ारेनहाइट? 95 से 110 फ़ारेनहाइट। अब जो लाल निशान बना होता है डॉक्टरी तापमापी से ही पता चलता है, जो मानव का सामान्य तापक्रम नहीं देखते हैं, जो डॉक्टर लगाता है इसमें, तो नहीं पता चलता था कहाँ तक है उसमें। वही 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस लाल निशान बना होता है, जो मानव का सामान्य तापक्रम व्यक्त करते हैं। ये एग्जाम में दिया था, गैस तापमापी में किन गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। गैस तापमापी में प्राय हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन कितना से कितना तक होता है? माइनस 200 से 500 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन बोलेगा माइनस 200 से 500 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन बोलेगा माइनस 200 से 500, गलती बोल दी। नाइट्रोजन बोलेगा माइनस 200 से 1500, मतलब नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। नाइट्रोजन में कितना बताए? 1500, और हाइड्रोजन में 500। जिसका भी पढ़ेंगे शुरू माइनस 200 ही होगा, ये ट्रिक समझ लो। अब जैसे देखिए बोलेंगे हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, प्लेटिनम का, तापमापी का, जिसका भी बोलेंगे सब में क्या होगा? शुरू में माइनस 200। अब माइनस 200 का अलावा कुछ भी देगा तो लगभग हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन का कितना से कितना बताया? माइनस 200 से 500 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन माइनस 200 से 1500। इस तरह लिख के याद करेंगे। हाइड्रोजन लिखेंगे माइनस 200 से 500 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन लिखेंगे माइनस 200 से 1500 डिग्री से। हाइड्रोजन नाइट्रोजन 500 1500 हाइड्रोजन, इस तरह करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। गैस तापमापी में किन दो गैस का प्रयोग बोले? हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम के तार का वैद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है। प्लेटिनम के तार का वैद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ साथ क्या समांतर बढ़ता है? प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। इसका परास कितना से कितना होता है प्लेटिनम का? माइनस 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना से कितना है? माइनस 200 से 1200। प्लेटिनम प्रतिरोध माइनस 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस। तापयुक्त तापमापी, ये किस पर सिद्धांत पर आधारित है? ये क्वेश्चन खूब दिया है, सीबेक प्रभाव।
ताप युक्त तापमापी किस पर प्रधारित है? सीवेक पर। इसका परास कितना से कितना होता है? शुरू कहाँ से होगा ये बताइए कम से कम। 200 बार बार तुम क्यों बोल रहे हो? माइनस बोलो। -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। अब क्रम में सजाने के लिए दे देगा तब। तो सबसे पहले कौन होगा? द्रव तापमापी, इसके बाद डॉक्टरी हो जाएगा, गैस तापमापी, प्लेटिनम, बाद में तापयुक्त तापमापी। प्लेटिनस से ज्यादा कौन होगा? तापयुक्त तापमापी। तापयुक्त तापमापी किस पर आधारित बताए? किसके प्रभाव पर? सीवेक प्रभाव पर। कितना से कितना बताए? -200 से 1600। और प्लेटिनम कितना बताए? 1200 डिग्री से। लास्ट वाले याद देखिए, हाइड्रोजन का 500 और नाइट्रोजन का 1500 और प्लेटिनम का 1200 और सीवेक का 1600। 100 से सीवेक, 100 से 1600। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? किस स्टीफन के नियम पर? माने मन बोलो। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी स्टीफन के नियम है। 16 बोले सीवेक, हाँ, और स्टीफन ला क्या बोले आप? स्टीफन का नहीं दिया, वो बहुत ज्यादा होता है। स्टीफन ये बताओ स्टीफन का नियम का सूत्र क्या है? बहुत बार एग्जाम में दिया है। बहुत पहले पढ़े थे। स्टीफन का नियम का सूत्र ई समानुपाती टी पर पावर 4 है। ई समानुपाती टी पर पावर 4 हो। कौन सा अनुपात? पी अनुपात स्टीफन का ई एनर्जी, स्टीफन का नियम का सूत्र क्या बताया? ई समानुपाती टी पर पावर 4। ये दे देगा ई समानुपाती टी पर 4 किसका नियम है? स्टीफन का नियम। यह बताता है, यह नियम देखिए उसी में आंसर है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा ई की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होता है। किसका नियम है? स्टीफन का। घुमा के दिएगा चतुर्थ घात का अनुपाती है। किसका नियम है? स्टीफन का नियम। इस तापमापी को वस्तु को संपर्क में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे सूर्य का तापमान मापा जाता है। इससे 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप मापते हैं। पूर्ण विकिरण तापमापी कितना से? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो इसमें माइनस नहीं जाएगा, ध्यान रखना। कितना से कितना बताए? कितना बताए? पूर्ण विकिरण तापमापी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तापमान बढ़ने पर आयतन क्या होता है? बढ़ता है। तापमान बढ़ने से आयतन बढ़ेगा। इसलिए घनत्व क्या होता है? घटता है। कैसे? अब कैसे? कल सब जाए थे ना। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन हो तो कल बताए थे ना। अब देखिए, अभी बोले आपको कि तापमान बढ़ने से आयतन बढ़ता है, लेकिन इसलिए घनत्व घटता है। तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। ये देखिए तीरा को नहीं आ रहा है। आयतन बढ़ा तो ई घटेगा, ई घटा तो ई बढ़ेगा। तीरा को नहीं, कोना को नहीं आएगा ना, तो उल्टा होगा जस्ट। आप अच्छा से पढ़ेंगे, यहीं से क्वेश्चन आता है। उष्मा संचरण की विधि, चालन संवहन विकिरण। चालन संवहन, लॉजिकल क्वेश्चन पूछाता है। कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया और रेडिएशन हो गया। चालन संवहन विकिरण 4 होता है लुसेन में, एगो अभिवहन होता है, ठीक है। और इसमें 3 मुख्य रूप से दिया हुआ है। मुख्य रूप से हुए करता है। देखिए उष्मा संचरण का वह है जो कि एक स्थान से दूसरे बिना अणुओं की गति के कारण होता है। बिना अणुओं की गति के कारण होता है, वो क्या होगा? चालन। उष्मा संचरण की वह विधि जो उष्मा संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान बिना अणुओं की गति की होती है। बिना अणुओं की गति होगा तो क्या होगा? चालन। ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि से होगा? चालन। ठोस में उष्मा का संचरण विधि चालन। तो उष्मा संचरण की विधि सबसे धीमी विधि है। सबसे धीमी विधि कौन हुआ? चालन। अब इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए कि लकड़ी की कुर्सी बैठे हैं, लोहा के कुर्सी बैठे हैं, तो आपको बताइए कि गर्मी या ठंडी किसमें महसूस होता है? लोहा में। तो चालन क्या है? उसमें ज्यादा है। मतलब जिसमें चालन ज्यादा, उसमें गर्मी के समय में गर्मी ज्यादा होगा। धूप में रखते हैं तो ज्यादा गर्म धीप जाता है। लकड़ी वाला उतना प्रभाव नहीं पड़ता, समझे, पता ही नहीं चलता है। लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी की तुलना पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी या गर्म। ठंडी के समय में ठंडी या गर्मी के समय में गर्मी। किस विधि कारण होता है? चालन विधि कारण। क्योंकि लोहे में चालन अधिक होता है। घुमा के दे देगा, ज्यादा डिटेल करेगा कि ये बताइए कि एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हैं, मतलब कि धूप में रखे हैं, और लोहा की कुर्सी पर बैठे हैं, तो इस सब जानता है कि लोहा पर क्या होगा? गर्म ज्यादा होगा। लेकिन किसके कारण? क्या चालन के कारण। किसका चालन ज्यादा? लोहा का। यही घुमा के देगा, मतलब
मिट्टी के बर्तन और स्टील के बर्तन की तुलना करने पर स्टील के बर्तन में चाय पीना क्या होता है, मुश्किल, मुश्किल हो जाता है, वही क्योंकि स्टील के बर्तन में उष्मा का संचरण चालन तेजी से होगा। तेजी से होता है। समझ गए? तो तब चालन क्या कहते हैं, बताइए, चालन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान अणुओं बिना अणुओं की गति करना, बिना अणु की, शॉर्ट उतना रट्टा नहीं मारिए, शॉर्ट में याद कीजिए, बिना अणु की गति हो गया चालन, बिना अणु की गति चालन, डायरेक्ट याद रखिए, बिना अणु गति चालन। उष्माचरण की वह विधि जिसमें उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान अणुओं की गति के कारण होगा, उसको बोलेंगे संवहन। अणु की गति आएगा तो संवहन। द्रव और गैस में उष्मा संचरण की विधि कौन होगा, संवहन। और ठोस में बोलेगा तो चालन, ठोस में बोलेगा तो चालन, और द्रव और गैस में संवहन। संवहन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। ठोस में चालन होता है और द्रव गैस में क्या होता है, संवहन। चालन की तुलना में उष्मा संचरण की अधिक तेजी से होता है। आप पढ़ेंगे विकिरण। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उष्मा का संचरण बिना माध्यम के या माध्यम के रहने पर माध्यम के बिना गर्म किए होते हैं, उसे बोलते हैं विकिरण। माध्यम वाला बात आएगा तो क्या मारिएगा, विकिरण। बिना माध्यम के या माध्यम भी रहे जो गर्म बिना गर्म किए होता है उसको क्या बोलेंगे, विकिरण। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उष्मा का संचरण बिना माध्यम के या माध्यम रहने पर माध्यम को बिना गर्म किया होता है उसको क्या बोलेंगे, विकिरण। उष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि कौन होता है, विकिरण। तीव्र मतलब क्या होता है, अधिक की कम, अधिक। अब इसमें देगा चालन, विकिरण, संवहन, सबसे अधिक बोलेगा कि किसमें होगा, उष्मा संचरण, विकिरण। इसके बाद कौन हो जाएगा, संवहन। इसके बाद कौन होगा, चालन। सबसे ज्यादा क्या हुआ, विकिरण। इसके बाद क्या होता है, संवहन। इसके बाद चालन। छटने के लिए दे देगा। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है किसके कारण, विकिरण। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण, विकिरण विधि। जबकि वायुमंडल गर्म होता है संवहन। सूर्य बोलेगा तो विकिरण, वायुमंडल बोलेगा संवहन। ये बहुत समझने वाला बात है। भट्टी की उष्मा मनुष्य तक पहुंचती है किस विधि से, विकिरण विधि। भट्टी जो अथी जलाते हैं, आग वाला। धातु की टेबल पर रखी चाय जल्दी ठंडी हो जाती है लकड़ी की टेबल की तुलना में, क्यों, किसमें, धातु के टेबल में चालन और अधिक होता है जबकि लकड़ी की टेबल में चालन कम होता है। लकड़ी के टेबल में चालन होता ही नहीं है, विकिरण, संवहन, वाष्पीकरण होता है। लकड़ी में चालन कहाँ होगा, उष्मा का चालन कर देगा। तो मतलब इसमें विद्युत का सुचालक ही होगा, लकड़ी का भी जब भी होगा, ये सब धातु होगा ना, धातु विद्युत का क्या है, सुचालक है, और वो लकड़ी क्या कुचालक है। धातु के टेबल पर रखी चाय जल्दी ठंडी हो जाती है लकड़ी की टेबल की तुलना में, क्योंकि धातु के टेबल में चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण होता है। मतलब कि धातु में क्या क्या हुआ, चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण, जबकि लकड़ी की टेबल में केवल विकिरण, संवहन, वाष्पीकरण। मतलब लकड़ी में चालन नहीं होता है। सब होगा। आगे बताइए कि सामान्य शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ठंडे के दिन में कपड़े का कार्य है शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकना कि अंदर आने से, बाहर जाने से रोकना है। सोचने वाला बात है। ठंडी के दिन में कपड़ों का कार्य है शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकना, निकल जाएगा तो फिर ठंडा लग ही जाएगा। टुंडा प्रदेश में एस्किमो बर्फ की दीवार, दोहरी दीवार बनाकर रहते हैं क्योंकि दोहरी दीवार के बीच हवा उष्मा का क्या है, कुचालक। सुचालक होगा तो कभी होगा, सही अच्छा से। टुंडा प्रदेश में एस्किमो की बर्फ कोई दोहरी दीवार बनाकर रहते हैं क्योंकि दोहरी दीवार के बीच हवा उष्मा का कुचालक है। कुचालक है तब ना प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बताइए कि ठोस में उष्मा का संचरण क्या होता है, चालन। और चालन किसे कहते हैं, बिना अणु की गति तो हो गया क्या होगा, चालन। अणु की गति होगा संवहन। ठोस में संचरण बोले चालन, और द्रव गैस में संवहन। और विकिरण में क्या बताया, बिना माध्यम और माध्यम, माध्यम लगे संवहन, सॉरी विकिरण। माध्यम हो बिना माध्यम भी हो तो क्या बोले, विकिरण। उष्मा संचरण की सबसे तेज विधि क्या बताए थे, विकिरण। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है किसके कारण, विकिरण, जबकि वायुमंडल संवहन। भट्टी उष्मा मनुष्य तक पहुंचती है किसके कारण, विकिरण।
धातु के टेबल पर रखी चाय जल्दी ठंडी हो जाती है लकड़ी की टेबल की तुलना में, क्योंकि धातु के टेबल में क्या क्या होता है? वो ये चालन, समान, विकिरण होगा, वाष्पीकरण। और लकड़ी के टेबल में चालन नहीं होगा। नहीं होगा, संवहन विकिरण और वाष्पीकरण होगा। आगे बताइए, आप पढ़ेंगे हम सब। बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में, ये बहुत एग्जाम में देता है। बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, यही बात पूछेंगे आगे जाके तुरंत। बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में अधिक समय लगेगा। समझो, जैसे कि 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो, 60 से कहां जाएंगे 50, तो 5 मिनट लगेगा। तो 50 से 40 में क्या होगा, कम कि अधिक? अधिक लगेगा। मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, कम लगेगा, और उससे भी कम आएगा तो उससे ज्यादा होगा। समझ में आया ये बात? दूध का उदाहरण से समझाया। बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा होने से पूरा होने, किसका? न्यूटन का शीतलन नियम। शीतलन नियम है। अधिक ठंडा अधिक गर्म वाला होगा तो शीतलन नियम। शीतलन नियम है। अब क्वेश्चन यही दिया एग्जाम में कि 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री होने में अगर 5 मिनट लगता है, तो 50 डिग्री से 40 डिग्री होने में कितना समय लगेगा? 7.5 क्या क्या साढ़े। ऑप्शन वाला नहीं याद कीजिए, 5 से ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, नजर देखे थे। देखना नहीं। 5, 6, 6.5 और 7.5 है, तो कौन ज्यादा है? 7.5। 5 से ज्यादा तो 6, 6.5 भी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ज्यादा है वो देखना है। बस जो सबसे अधिक रहेगा वही, है तो इसको बना के भी दिखाया गया, बहुत टाइम लगता। उष्मा गति का शून्यवान नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस नियम के अनुसार अगर A का ताप B के ताप के बराबर हो, A का ताप B के बराबर हो और B का ताप C के बराबर हो, तो A का और C का ताप भी बराबर होगा। अरे यही रे, मैथ में नहीं पढ़े? A बराबर क्या होता है? B, B बराबर C, C बराबर A। मतलब A बराबर B है तो A बराबर C भी है, A बराबर B भी, मतलब इसी का समानुपाती है। समानुपाती वाला है। तो ये उष्मा गति का शून्यवान नियम है। उष्मा गति का क्या होता है? शून्यवान नियम। उष्मा गति का शून्य नियम किसको परिभाषित करता है? तापमान को। ये डायरेक्ट एग्जाम में देता है। उष्मा गति का शून्यवान नियम तापमान को। बिहार फिजिक्स सेट में कितने दिन आया ये क्वेश्चन? उष्मा गति का शून्यवान नियम तापमान को। अब उष्मा गति का पहला नियम पढ़ेंगे। उष्मा गति का नियम प्रथम बताता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु को दी गई उष्मा से वह वस्तु या वह मशीन 2 कार्य करता है। पहला कार्य अपनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा बाह्य कार्य, अर्थात बाह्य कार्य दिया है त्रिभुज U + W दिया है। मतलब शॉर्टकट में समझो ना कि उष्मा गति का शून्य प्रथम नियम बोलता है पहला कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगा तो कौन सा नियम होगा? ये शून्यवान, ये पहला नियम होगा आंतरिक ऊर्जा में। और ताप बराबर होगा तो क्या होगा? शून्यवान नियम। ताप बराबर आएगा तो क्या होगा? शून्यवान नियम। उष्मा गति का पहला नियम किसका संरक्षण बताता है? ऊर्जा संरक्षण। और शून्यवान नियम बताए ताप का। उष्मा गति का शून्यवान नियम क्या बताए? तापमान। और प्रथम नियम क्या बताए? ऊर्जा संरक्षण। शून्यवा ये सब याद रखना होगा। क्या बताए? ताप। और पहला नियम क्या बताए? ऊर्जा संरक्षण। ताप ऊर्जा संरक्षण। उष्मा गति की पहले नियम से उष्मा को परिभाषा किया जा सकता है, बताइए दिए। उष्मा गति का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार उष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप में नहीं होता है। मतलब निम्न से उच्च नहीं होगा, कम से ज्यादा नहीं होगा। अगर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप। बाह्य बल नहीं लगे, अनुपस्थित मतलब हो ही ना, बाह्य बल ना लगे तो उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से क्या होगा? निम्न ताप में होगा। किसी भी मशीन की दक्षता कितना होता है? 100% से कम होता है। देखो आदर्श लगेगा तो 100%, जो कि संभव नहीं है। आदर्श लगेगा तो 100%, लेकिन यह वास्तविक रूप से संभव नहीं है। लेकिन किसी भी मशीन का दक्षता बोलेगा तो क्या होगा? 100 से कम। 100 से कम। आदर्श लगेगा तब 100 पर होना। यही बोलता है मतलब कि उष्मा गति का दूसरा नियम। समझ गए ना? दक्षता के बारे में बताता उष्मा गति का दूसरा नियम। वैश्विक तापमान, पृथ्वी पर तापमान का बहुत अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना क्या कहलाता है? नहीं समझे?
पृथ्वी, हाँ ठीक है, पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है या धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। मतलब तापमान बढ़ना और धीरे धीरे बढ़ना ही क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। समझ गए? तापमान बढ़ना क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग। एग्जाम में खूब देता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः कौन कैसे? CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? शॉर्ट में क्या बताइएगा? अचानक तापमान का वृद्धि होना। बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना, मतलब तापमान बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य गैस क्या बताए? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा छोड़ी गई अवरक्त किरण को CO2 आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ती जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है अभी बताएं? पृथ्वी पर सूर्य द्वारा छोड़ गई, सूर्य जो अवरक्त किरण होता है CO2 आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देता, CO2 रोक देता है उसको। इसीलिए कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता। अगर नहीं रोकता तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता। पराबैंगनी किरण को किस परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत का नष्ट होता है किससे? CFC से। CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC कहां से निकलता है? फ्रीज से निकलती है। रेफ्रिजरेटर बोले या AC? रेफ्रिजरेटर को ही फ्रीज बोलते हैं। CFC के द्वारा ओजोन परत का नाश हो जाता है AC तथा रेफ्रिजरेटर। कृष्ण पिंड बताइए कोई, ब्लैक बॉडी। किसी विलियम को अपने आप से जो है जाने नहीं देता। हाँ वही हुआ ब्लैक। अरे ये समझे कि वैसा पिंड जो लगभग सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है। उष्मा को अवशोषित कर लेना क्या था? कृष्ण पिंड। उष्मा का अवशोषित होगा तो करिया हो जाएगा। उष्मा अवशोषित, ज्यादा धूप खा लोगे तो क्या होगा? करिया होगा। वैसा पिंड जो लगभग सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर ले उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण पिंड। काजल लगभग कितना % उष्मा विकिरण को अवशोषित करता है? 95। काजल ही खूब देता है। काजल में कितना % होता है? 95%। इसलिए उससे अधिक गर्मी लगती है? तो काजल को आज मना किया हमें के लिए। काजल लगभग कितना % उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है? 95%। अब यहाँ गोरका आदमी और करियक्का आदमी आएगा। ये मतलब पहले गोरका आदमी को ज्यादा गर्मी लगा, करियक्का का काला को ज्यादा लगता है। कारण काला उष्मा को अवशोषित कर लेता है, बाहर निकाल देता है, अवशोषित कर लेता है। हाँ गोरा नहीं तो सरवाइव करेगा, धूप में खड़ा। देखिए काला आदमी को थोड़ा सहन शक्ति ज्यादा होगा और गोरा आदमी को उतना नहीं होगा। नहीं पहले देखते हैं गर्मी में पंखा चलिए सर, पंखा चलिए, माथा दर्द, भगवान से मनाते थे लाइट आ जाओ भगवान, लाइट आ जाओ। लाइट तो नीचे काट दिए थे। काला आदमी सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसे अधिक गर्मी लगता है। अब आगे कप का करवाएंगे, अभी आगे चल के लोहार कप में करवाएंगे। गोरा आदमी सारे उष्मा विकिरण को परावर्तित करेगा, अवशोषित करेगा। गोरा आदमी परावर्तित करेगा, अवशोषित करेगा, परावर्तित। और काला आदमी ले लेगा, अवशोषित मतलब कर लेना, ग्रहण कर लेना, परावर्तित मतलब बिक देना। गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वह सारे उष्मा विकिरण को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण कम गर्मी लगता है। अगर टेरी कॉटन पहन लिया तो स्थिति गंभीर हो जाएगा। टेरी कॉटन मतलब रुखराहा टाइप का रहता है, सूती मतलब मुलायम टाइप से रहता है। हाँ सूती को इस तरह मोड़ोगे तो पूरा छोटा बन जाएगा, वो जल्दी नहीं होता है। आगे ठंडा के दिन में काले कपड़ा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि काला कपड़ा सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित करता है और क्या करता है? गर्मी प्रदान करता है। ये बताइए गर्मी के छाते के ऊपर कौन सा रंग होना चाहिए? सबसे ऊपर में सफेद, नीचे काला। उल्टाने से घर वाला अगर लिया तो गलती एग्जाम में मार के आ जाओगे। तो घर वाला किस लिए? घर वाला छाता में लगता है नीचे उजरका रहता है, ऊपर काला रहता है, लेकिन वो वाला तो उल्टे होता है ना, ऊपर सफेद नीचे काला। काहे होता थी समझ गया ना? वो काहे, वो जो बनाता है ना बनाने वाला छाता, वो साला वर्षा के कारण करता है, अब वो हम सब जो है ना गर्मी कारण होता है। इसलिए जो भी अगर मास्टर देगा ना स्कूल वाला में तो उसमें जरूर वो उजला वाला ऊपर देगा, ध्यान देना वो, नहीं तो कलर चेंज कर देता है, तो डिजाइने वाला देने लगता है।
ठंडा के दिन में काले कपड़ा को वही बताए, गर्मी के छाते के ऊपर कौन सा बोले, सफेद, जाएगा सफेद। और नीचे क्या बोले, काला रंग। किस नियम के अनुसार जो वस्तु उष्मा का जितना अच्छी अवशोषक है वह उस वस्तु उतनी ही अच्छी उत्सर्जक है। किरचॉफ उतना नहीं पढ़ेंगे। अवशोषक और उत्सर्जक कौन सा नियम है, किरचॉफ। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक क्या है, किरचॉफ। काली प्याली में रखी चाय अन्य प्याली की अपेक्षा क्या होगा, जल्दी ठंडी होती है। काली प्याली में रखी चाय अन्य प्यालियों की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाती है। याद रखना, ठंडी वाला बात हो रहा है। एक काली और एक सफेद गेंद को थोड़ा घुमाया है। एक काली और एक सफेद गेंद को समान तापमान पर गर्म करके, काला को भी ज्यादा उतने तापमान पर और सफेद को भी उतने तापमान पर गर्म करके अगर अंधेरे कमरा में छोड़ दिया जाए तो कौन अधिक चमकेगा, काला। काला काला काहे चमकेगा, ज्यादा अवशोषित कर लेगा वो। काला एक ऐसा, एक बार प्रैक्टिकल रंग करके काला कपड़ा। एक काली है एक सफेद गेंद है, समान तापमान पर गर्म करेंगे। करको गेंद को उतने तापमान देंगे और सफेद को उतने देंगे, ठीक। गर्म करके अगर अंधेरे कमरा में छोड़ दिया जाए तो काली गेंद अधिक चमकेगी। काली गेंद क्या करता है, जितना तापमान से गर्म करोगे अवशोषित कर लेगा, तो अवशोषित करने के बाद यही चमकने लगता है। और वो जो है ना परावर्तित कर देता है, सफेद वाला उतना ज्यादा नहीं परावर्तित कर देता उसको। समझे, किरचॉफ का नियम बोले अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक। अवशोषण कर लिया ताप को, फिर इसके बाद दिखाने लगा अपना चमक। समझ गए ना। कृष्ण पिंड क्या बताए, कृष्ण पिंड क्या बताए, ब्लैक बॉडी ये उष्मा विकिरण को अवशोषित, उष्मा विकिरण को अवशोषित बोलेगा कृष्ण पिंड। पिंड और उष्मा गति का शून्यवान नियम क्या बताए थे, ताप बराबर। और उष्मा गति का पहला शून्यवान नियम से किसका परिभाषा मिलता है, तापमान को। उष्मा गति का पहला नियम से तापमान का ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण। और तीसरा नियम समझो कि दक्षता बताता है, मशीन का दक्षता। और आगे बताइए ग्लोबल वार्मिंग किसको बोले थे, तापमान बढ़ना ही घटना, घटना नहीं बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना या तुरंत ज्यादा बढ़ जल्दी। किस गैस के लिए मुख्य बोले, CO2। CO2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एग्जाम में दिया है। कार्बन का 12 हुआ, 6 दूनी ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 12 44। CO2 बोलेगा कार्बन का प्रतिशत, तब तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 बटे 44 गुना 100। किसी का भी पूछेगा आप बना सकते हैं। जैसे कि आपका ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है भाई, हम लेकिन बताते हैं। किसी का भी दे देगा, CO3 में पूछेगा, CO3 में कैल्शियम का प्रतिशत। तो देखिए CO2 बताते हैं, C का कार्बन संख्या परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या उसका 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, 32 और 12 टोटल कितना हुआ, 44। किसका निकाला आपको, कार्बन का, तो कार्बन ऊपर है, टोटल नीचे 44 गुना 100। अब कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का निकालना है, या मान लो कार्बन का निकालना है, तो हमको आंसर याद है 12, लेकिन निकाल के दिखाते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, 20 दूनी 40, और कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 16 तिया 48, 48 12 60 कितना हुआ, 100 हुआ। और कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12, और टोटल 100, प्रतिशत में 100 करेंगे, क्या हुआ 12%। ये सब आपका टेक्नीशियन में आएगा, किसी का भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। उसमें प्रसार पढ़ेंगे। अधिकतर धातुएं गर्म करने के बाद क्या होगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, जिसके प्रसार गुणांक द्वारा कहते हैं, जिसे प्रसार गुणांक द्वारा कहते हैं, ठीक। प्रसार गुणांक कितने प्रकार का होता है, 3। इसको तो आप अच्छा समझिएगा। प्रसार गुणांक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अल्फा बीटा गामा वाला पढ़ेगा हम सब। देखिए रेखीय प्रसार, देखिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेखीय, इसको क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार। मतलब कि रेखीय में अगर बढ़ेगा तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेगा, रेखीय प्रसार। अब देखिए घुमा के बोल रहा है, जब किसी वस्तु को गर्म करते तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन हो तो उसको बोलेंगे रेखीय प्रसार। ये लंबाई हुआ, इसको क्या हुआ, परिवर्तन, इसको क्या बोलेंगे, रेखीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय मतलब लग नहीं, क्षेत्रफल हो रहा है, क्षेत्रीय से क्या कनेक्ट करेंगे, क्षेत्रफल। जब किसी को वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार बोलेंगे। देखिए लंबाई में होगा तो उसका रेखीय, और क्षेत्रफल में होगा बीच वाला क्या होगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रीय प्रसार। और
जब किसी वस्तु को अगर गर्म करते हैं उसके आयतन में अगर परिवर्तन होगा तो क्या होगा? आयतन प्रसार। तो ये याद ही हो गया ना, रेखीय बोले लंबाई में, क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रफल और आयतन मतलब आयतन। तो रेखीय प्रसार को अल्फा सूचित करते हैं और क्षेत्रीय को बीटा, आयतन को गामा। तो तीनों का अनुपात बोलेगा 1:2:3, अल्फा का अनुपात 1, बीटा का 2, गामा का 3। ये खूब पूछता है एग्जाम में। अगर किसी चकती में एक या कई छेद हो तो चकती को गर्म करने के बाद छेद का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटोकट प्रसार गुणांक पर आधारित है। इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटोकट प्रसार गुणांक पर आधारित है, उसमें प्रभाव पर आधारित है। ये एग्जाम में खूब पूछता है। पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ा जाता है, हर पटरी के बीच खाली स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के दिन में पटरी क्या होता है? सिकुड़ता है, फैलता है जो कि ताकि वो मैनेज कर ले। और चूंकि गर्मियों के दिन में धातुओं का प्रसार होता है, या रेखीय प्रसार गुणांक पर देते। ये बताइए वो किस धातु का उसका अति करता है, यूज करता है? वो स्टील होता है। बोलो ना, वही जो अति पटरी वाला में लगाता है। तो थर्मेट में एल्युमिनियम का भी यूज करता है उसमें। हाँ, एल्युमिनियम का होता है। लगभग आदमी लोहा मार देता है, लोहा तो उसका पटरी देवे करते, वो सब जो होता है ना तो एल्युमिनियम का होता है। चांदी दे पाएगा उतना पैसा, उतना जिसका कम लगे तांबा का दे पाएगा, तांबो दे पाएगा, तांबो का तो दाम ज्यादा होगा। देखिए एगो न्यूमेरिकल है, बता देते हैं बाय चांस आप सबके एग्जाम में आ जाए। अगर आयतन प्रसार गुणांक का मान 10 के प्रति केल्विन है तो क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक क्या होगा? आयतन प्रसार का अनुपात कितना होगा? लास्ट वाला का 3 और क्षेत्रीय का कितना होगा? 2। मतलब कि अल्फा बीटा गामा बोले ना, तो बीटा का 2 और गामा का 3, तो वही 3 बराबर 10, तो 2 बराबर निकालना, 20 बटे कितना होगा? 3, 20/3। कुछ ऐसे पदार्थ है जिन्हें गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, जैसे कौन कौन बताते हैं? घी, नारियल का तेल, धातु का प्लेट, मोम। जो थोड़ा पिघलने वाला बात हो ना तो उसमें आयतन में क्या हुआ? बढ़ता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा है कि घटता है। देखिए जो मजबूत ठोस चीज होगा ना, समझ लेना, ठोस चीज होगा तो उसका आयतन घटेगा, और जो पिघलने वाला होगा तो उसका क्या होगा? बढ़ेगा। तो अभी बताइए, आप अपने आप छांट सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जिसे गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, तो आयतन बढ़ेगा किसका? जो पिघलेगा। घी, नारियल का तेल, धातु का प्लेट, मोम, ये सब पिघलेगा। अब दाब बनने पर क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ता है। कुछ पदार्थ जैसे जिनके गर्म करने पर आयतन घटता है, जैसे पानी हो गया, बर्फ ना ठोस चीज है, ढलवा, लोहा, बिस्मत, ये सब क्या है? आयतन घटता है। दाब बनने पर गलनांक क्या होता है? घटता है। गलनांक घटेगा लेकिन क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। ये बहुत पूछता है। दाब बनने पर क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। बर्फ के 2 टुकड़े को अगर आपस में दबाया जाता है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा? घटेगा। ध्यान रखना, ये सब उल्टा पुल्टा नहीं बनना है। बर्फ के 2 टुकड़े को अगर आपस में दबाया जाता है, यहाँ एक टुकड़ा रखा है, यहाँ है, तो दोनों को दाबे तो नीचे का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होगा? कम होगा। समय ज्यादा लगेगा। हाँ, जल का आयतन न्यूनतम कितना तापमान होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए जल का न्यूनतम आयतन बोले, अधिकतम घनत्व बोले, दोनों 4। न्यूनतम आयतन क्या होता है? 4। अधिकतम घनत्व भी 4। लेकिन इतना नया एग्जाम में देता है, आप सबको फंस जाते हैं। जल का घनत्व अधिकतम कितना फ़ारेनहाइट पर? बस पास। तो 32 जोड़ देंगे। अरे जोड़ेंगे ना 4 निकालेंगे ना। तब देखिए फ़ारेनहाइट में पूछा है C/5, F-32/9। तो देखिए किसका पूछा है? सेल्सियस में आपको फ़ारेनहाइट में पूछा है जल का घना, तो 4 यहाँ यूज करेंगे। तब देखिए 4 नमा कितना हुआ? 36 और 5F-160, तो यहाँ कितना हुआ? 196 हुआ, अब बटे 5, 39.2 हो गया। तो आप बोलेगा कि जल का अधिकतम घनत्व फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 39.2। और किसी से पूछने क्यों जाएंगे, अपने से बनाने लेंगे, ये को पता रहेगा। तो कंप्लीट हो गया, खाली रिवीजन करवाना। आप आगे बताइए कि अगर जल को, ये खूब एग्जाम में देता है, अगर जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, 2 से कहाँ करेंगे? 6 से, तो पहले आयतन क्या होगा? घटेगा, और फिर घटेता है, फिर न्यूनतम होता है और फिर बढ़ता है। घटना का ही न्यूनतम हुआ, और फिर क्या होता है? बढ़ता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम होगा, फिर भी क्या होगा? बढ़ेगा। 4 तक न्यूनतम, फिर क्या होगा? बढ़ेगा।
आयतन में हो गया, लेकिन घनत्व में क्या होगा? घनत्व में बढ़ेगा घटेगा? अरे शॉर्ट में घुमा फिरा के नहीं समझना है। 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ेगा, आयतन घटेगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन क्या होता है? न्यूनतम। और घनत्व क्या होता है? अधिकतम। अधिकतम पहले घटे तो बाद में बढ़े, पहले बढ़े तो बाद में घटे। बढ़ेगा। बस आयतन शुरू में क्या होगा? घटेगा, बाद में बढ़ेगा। और घनत्व शुरू में बढ़ेगा, बाद में घटेगा। बर्फ पिघलने के बाद आयतन क्या होगा? आयतन बर्फ पिघल घटेगा। घटता है। बर्फ के पिघलने के बाद आयतन घटता है। अगर किसी गिलास में पानी है, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है, तो बर्फ पिघलने के बाद गिलास के पानी का आयतन क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तित काहे ना होगा सर? वो जगह उतना अपना बना के रखता है। अगर किसी गिलास में पानी है, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है, तो बर्फ के पिघलने के बाद गिलास के पानी का आयतन का कोई परिवर्तन नहीं होगा। काहे ना वही अरे जितना है उतना वो अपना जगह बनाया, उतने पर वो रह जाता है, मतलब फैला हो ही नहीं पाएगा। अपने जब डालता है तो अपने अकॉर्डिंग में वो अपना हटा लेता है जगह, और फिर पिघलेगा तो उतना ही आ जाएगा, कोई बात नहीं है। जब डालते हैं उसी समय प्रभाव पड़ेगा, और जब इसके बाद जैसे पिघलेगा उतना बड़ा अपना आ जाएगा। पी लेता है। अत्यधिक ठंडे प्रदेश में झीलों में ऊपरी सतह पर पानी बर्फ बन जाता है, जबकि निचली सतह का तापमान क्या हो जाता है? 4। बर्फ का बोलेगा निचले सतह का तापमान कहता है 4, लेकिन ऊपर का बोलेगा तो 0। नीचे का ज्यादा ध्यान रखिएगा। अत्यधिक ठंडे प्रदेश में पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, इसमें लगभग आदमी कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन में। अत्यधिक ठंडे प्रदेश में पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ता है। खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित किस ताप पर रखते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर हो जाए, झील हो जाए, सम जल हो जाए, सब में 4 डिग्री सेल्सियस मार दीजिए। अत्यधिक ठंडे प्रदेश में जहाँ पानी बर्फ बन जाता है तो वह कभी कभी पानी के पाइप फट जाते हैं। खाद्य पदार्थ को कितना ताप पर सुरक्षित रखेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस। खाद्य पदार्थ को किसके कारण नष्ट हो जाते हैं? ऑक्सीकरण। इसमें कोल्ड स्टोर में कितना डिग्री होता है खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए? वो लास्ट कोल्ड डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तक इधर होता है। 10 तो सुने थे। 10 से मतलब इधर रेंज में होता है, 10 से तो 10 से मतलब इधर ऊपर चल जाता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या क्या यूज होता है? फ्रियोन होता है, अमोनिया होता है, एगो R12 है, ठीक है। ये 3 को याद रखो ना, फ्रियोन अमोनिया, फ्रियोन अमोनिया। अमोनिया का शुद्ध बताइए? NH3। अब NH3 का सब द्रव्यमान तुरंत बताइए। NH3 का हो गया नाइट्रोजन N का परमाणु संख्या याद है? 7, 7 दूनी 14, हाइड्रोजन का 1, 1 3 3 17। शायद आज हमको लगता है सेट में आप सबका आया था कि क्या, मतलब OF2 में बोलेगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण क्या होता है? कुछ नहीं बताए थे पलटने के लिए। ई वाला यहाँ जे तो ई वाला यहाँ बताए थे, याद आ रहे तुम क्लास की थी। तो ई वाला का ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा, अब माइनस मारा तो बस कम खत्म, प्लस है तो प्लस होगा, और यहाँ क्या होगा? 1 होगा पलटने वाला। केमिस्ट्री का 1-2 दिन क्लास ले, उसी में तो अच्छे से पढ़ा दिए थे। बहुत अच्छा। वह इंजन जो उष्मा को कार्य में बदलता है उसको बोलते हैं उष्मीय इंजन। वह इंजन जो उष्मा को कार्य में बदलता है क्या बोलेंगे? उष्मीय इंजन। कौन हो? जैसे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, क्या है? उष्मीय इंजन। एकांक द्रव्यमान के ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा जब अवस्था परिवर्तन रहे तो उसे बोलते हैं विशिष्ट उष्माधारिता। 1 डिग्री सेल्सियस वाला बात आएगा ना बढ़ाने वाला, तो उसमें क्या बोलेंगे? विशिष्ट उष्माधारिता। विशिष्ट उष्माधारिता का सही मतलब क्या होता है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। धारिता आएगा तो जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। जूल प्रति केजी किसका होता है? गुप्त उष्मा का आगे बताएंगे हम। तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा क्या होता है? गुप्त उष्मा। तापमान को स्थिर रखते हैं, तापमान को क्या रखेंगे? स्थिर। देखिए स्थिर रखेगा तो गुप्त उष्मा, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएगा तो उसको बोलेंगे विशिष्ट उष्मा। बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे? विशिष्ट उष्मा। स्थिर रखेंगे तो बोलेंगे गुप्त उष्मा। अब अच्छा से पढ़ देते हैं। तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा क्या बोलेंगे? स्थिर रख रहे हैं, गुप्त उष्मा। 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे? विशिष्ट उष्मा। तो ये बताइए कि उष्मा, गुप्त उष्मा कैसे मतलब क्या होगा? जूल प्रति केजी। अरे स्थिर है तो छोटा ऐसा ही मतलब जूल प्रति केजी, अब बढ़ा रहे तो जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। यही तो नंबर कंफ्यूजन होता है। भाप से अधिक जलन होगा गर्म पानी की तुलना में, क्यों?
हाँ, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा पानी गर्म पानी से अधिक होती है। गर्म पानी से अधिक किसका होता है? भाप का। रिवीजन है। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता किससे मापते हैं? टन में। कौन सा तापमान का इकाई मात्रक है? तापमान कैसे मात्रक? केल्विन। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव विद्युत का उत्पादन किस रूप में होता है? दाब में। पीजो इलेक्ट्रिक दाब विद्युत प्रभाव नहीं होता है। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमान से मापते हैं? पूर्ण विकिरण तमामी। विकिरण पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? सूर्य का ताप। सूर्य का ताप किससे मापते हैं? पायरोमीटर। वही हुआ। सेल्सियस तापमान जल के क्वथनांक कितना होता है? 100। हिमांक क्या बताए? 0। पूर्ण चालक के लिए उष्मा चालकता का मान क्या होगा? शून्य होगा का अनंत होगा? अनंत। पूर्ण चालक के लिए उष्मा चालकता का मान अनंत। एक अच्छे तापरोधक में ताप चालकता क्या होगा? निम्न होगा कि उच्च होगा? निम्न होगा। एक अच्छे तापरोधक में निम्न ताप चालकता होगा। कौन एक सतही घटना, ये दिया है बिहार एसएससी को, सतही घटना वाष्पीकरण। सेल्सियस फ़ारेनहाइट समान होगा किस ताप पर? -40। बताए थे न्यूनतम संभव ताप -273 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। बुआल का नियम पालन अच्छी तरह से करता है किसका किसका? निम्न ताप और निम्न दाब। वो डायरेक्ट दे देगा, कंफ्यूजन कर जाओगे। बुआल के नियम में ताप क्या होगा? निम्न। और दाब क्या होगा? निम्न। मतलब दोनों क्या होगा? निम्न होगा। बुआल के नियम में ताप और दाब क्या होगा? निम्न। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसकी व्याख्या किसने किया था? आइंस्टीन। लेकिन इसकी खोज बोलेगा तो हेनरी खर्च। किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान दाब बढ़ने से क्या होगा? दाब बढ़ने का क्वथनांक क्या बोले थे? बढ़ेगा। प्रकाश के सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश सीधे विद्युत ऊर्जा में पड़ता है कौन सा? सोलर प्लेट। तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होता है कौन सा धातु? सीसा। सीसा धातु क्या होता है? कुचालक। ये यही लगी रहा है कुचालक। अब पारा क्या है? धातु है का धातु है? धातु है। पारा हो गया और सीसा ही क्या होता है? कुचालक। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? काला। अभी नहीं सोचना कि हमरा तो थोड़ा सा गोरा ऐसा लग रहा है, करिए है। पानी का हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। परम शून्य तापमान कितना से कम होता है? 0 से 273 डिग्री से कम होता है। क्रायोजेनिक ताप कम तापमान को उस तापमान को बताते हैं, कम तापमान। ऊनी कपड़े शरीर के जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि उन उष्मा का क्या है? कुचालक। कुचालक। सुचालक को नहीं बोलना। घड़ी में क्वार्ट क्रिस्टल किस पर आधारित है? पाइजोइलेक्ट्रिक प्रभाव। आगे बताइए सम्मान किस में होता है? द्रव और गैस में। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशेष उष्मा क्या होगा? अनंत। सब तो वही सब क्वेश्चन में लग रहा है। एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है पहले दिखेगा कौन सा रंग? लाल। लाल लाल लाल। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन। कार्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? W/Q। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। सोना भी देता है ना तो चांदी करवाता है, ध्यान रखना। लेकिन क्या करोगे, वो देवे नहीं करेगा वहां सोना ऑप्शन में। नेपथलीन कपूर अमोनियम क्लोराइड किस विधि से गर्म करते हैं? ऊर्ध्वपातन। उधर कमेस्ट्री में पढ़ेंगे। थर्मस फ्लास्क की खोज किसने किया था? डेवार। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना केल्विन में होता है? 273 केल्विन। माइनस नहीं, 273। जीरो इधर माइनस इधर के प्लस हो जाएगा। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि से क्या होगा? क्वथनांक को बढ़ा देता है। अशुद्धिकरण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बॉइलिंग प्रेशर वही रहता है। अशुद्धिकरण द्रव का क्वथनांक वही रहता है, वह शुद्धि में। ताप मापने का उपयोग वाला कौन है यंत्र? ताप मापने में थर्मामीटर। डाल्टोनी थर्मामीटर की खोज किसने किया था? फ़ारेनहाइट। बैरोमीटर के पारे का ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश करने पर क्या होगा? पारे का स्थान गिर जाएगा।
जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो उसे क्या बोलते हैं? क्यूरी ताप। लौह को अनुचुंबकीय बनाएंगे तो क्या बोले? क्यूरी ताप। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या? ठोस की, द्रव की, गैस? द्रव। गुप्त उष्मा का ऐसा मतलब क्या बताए थे? जूल प्रति केजी। अभी बताते हैं, उधर पीछे बताए थे। केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान को क्या करेंगे? घटाएंगे। केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए केल्विन से सेल्सियस को, सेल्सियस से केल्विन बोलेंगे तब होगा, जोड़ेंगे। शुरू ट्रिक देते हैं, शुरू में अगर केल्विन रहे तो घटाएंगे और शुरू में सेल्सियस रहेगा तो जोड़ेंगे। इसके तहत कंप्लीट हो गया। कल वाला टॉपिक एक महान टॉपिक है, कल आपको अच्छा से बताएंगे। कंपन क्या होता है, तरंग गति क्या होता है, पराश्रव तरंग क्या, अपसरव तरंग, पूरा विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है आपका कंप्लीट होगा। रक्त किरण, पूरा किरण के बारे में जानेंगे। तरंग और ध्वनि, वेव एंड साउंड। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।